नमस्कार। देखिए, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर की। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पर इसके पहले बेसिक को समझेंगे। बेसिक को समझने के बाद इसके बारे में सारी नॉलेज लेंगे, सारे कंसेप्ट को गेन करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद अपने आगे जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं उसका यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर अपने कुछ बेसिक से वर्ड है, उस वर्ड्स के मीनिंग को समझना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने कंसेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर अपने एक वर्ड को समझना होगा जिसका नाम है सीक्वेंस। देखिए, सीक्वेंस का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। आप किसी नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। मतलब आप किसी भी नंबर्स का, जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। वो जो आप अरेंजमेंट करते हैं वो किसी ना किसी एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। डेफिनिट का ये मतलब होता है कि आप किसी ना किसी मेथड को फॉलो करते हुए, आप किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए इस नंबर को लिख रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपने अभी ये लिखा, बाद में कुछ लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया। ऐसे नहीं होगा। आपने जो भी नंबर्स को लिखे हुए हैं वो नंबर्स आपके सामने किसी ना किसी डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी रूल पर बेस्ड होता है। इनडायरेक्टली आपके सामने सीक्वेंस देखिए ये होता है। आप किसी भी नंबर्स को लिखते हैं, आप जिन नंबर्स को लिखते हैं वो किसी ना किसी वे में होने चाहिए। जैसे बचपन में आप लोग पैटर्न करते थे, पैटर्न देखते थे। जैसे मान लीजिए 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, इस तरीके से पैटर्न हो गया। या फिर मान लीजिए 2 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 स्क्वायर आ गया, फिर 4 स्क्वायर आ गया। कुछ इस तरीके का पैटर्न हो सकता है। तो आपके सामने जो भी रिजल्ट लिखा गया है वो रिजल्ट किसी ना किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है, किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए वो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने उसने कोई रूल फॉलो किया ही नहीं, किसी फॉर्मूले को फॉलो किया ही नहीं और अपने रिजल्ट को दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आपके सामने जो भी नंबर लिखे हुए होंगे वो सारे के सारे नंबर किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए होंगे। आपके पास जो भी नंबर दिए होंगे वो सारे के सारे नंबर किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे होंगे। तो वो आपके सामने जो भी रिजल्ट आता है, उन नंबर्स का जो भी अरेंजमेंट आता है, उसी को हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल है x+1। आपके पास एक पॉलिनोमियल है x+1। आपने क्या करा, इस x+1 में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करने स्टार्ट करे। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इजी रहेगा। तो मान लीजिए x+1 है, आपने इसमें पुट करना स्टार्ट करा तो रिजल्ट आपके सामने, अगर आपने 1 पुट करा तो आपके पास 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 पुट करने पर 3 आ जाएगा। 3 पुट करने पर 4, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब आपने इस वाले रूल को फॉलो करते हुए जो भी आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने उस नंबर का अरेंजमेंट करा, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर में करा। एक बार और, आपने इस वाले रूल को फॉलो करते हुए, इस वाले रूल की हेल्प से आपके पास जो भी नंबर्स आए हैं, आपने उन नंबर्स को यहां पर लिखा है, उस नंबर्स का अरेंजमेंट करा है, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर में करा है। जैसे मैंने नंबर्स जो है वो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सबके बीच का जो नेक्स्ट नंबर है वो हर एक नंबर कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 6। मतलब एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं मैं। ऐसे नहीं लिखा कि x+1 तो मुझे 9 पुट करने पर 10 देगा, x+1 3 पुट करने पर 4 देगा, x+1 1 पुट करने पर 2 देगा, x+1 100 पुट करने पर 101 देगा, x+1 999 पुट करने पर 1000 देगा। ऐसे नहीं लिख दिया किसी एक, मतलब ऐसे नहीं लिखा कि मेरे मन में जो ऑर्डर आया, जो नंबर आया, मैंने उस नंबर को यहाँ पर एक्सपेंड करा, अपने रूल में पुट करा और उसको सॉल्व कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऑर्डर को फॉलो किया है मैंने। क्या ऑर्डर को फॉलो किया? मैंने इस रूल में पहले 1 पुट करा, 1 के बाद फिर 2 पुट करा, 2 के बाद फिर 3 पुट करा, 3 के बाद फिर 4 पुट करा। तो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं। इस रूल में एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए मैंने अपने नंबर्स के अरेंजमेंट को यहां पर लिखा है, तो इसी को मैं सीक्वेंस कहता हूं।
ये हमारा सीक्वेंस का जनरली मेथड था। 10th क्लास के हिसाब से सीक्वेंस का फॉर्मूला, सीक्वेंस का डेफिनेशन आप इस तरीके से समझेंगे। अगर आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, 12th में जाएंगे या 11th में जाएंगे, तो 11th में आपके सामने सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी तो यही, लेकिन उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। वहां पर हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे। जनरली से रिवाइज करवा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको, ऐसा समझा नहीं रहा, क्योंकि अभी आपको 11th की बहुत सारी चीजें नहीं पता। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन वहां पर कुछ इस तरीके से आती है कि f सच दैट n टू r, वो बात की बात है कि कोई आपके सामने फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब कोई से भी रूल हो सकता है, समझ रहे हैं। उसमें आप नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो वो कोई ना कोई रियल नंबर देता है, तो जो रियल नंबर हमें मिल रहा है वही सीक्वेंस होती है, वो बात की बात है। अभी आपसे कोई पूछ ले सीक्वेंस मतलब क्या होता है, तो आपके सामने किसी भी रूल को फॉलो करते हुए अगर आप किसी भी नंबर के अरेंजमेंट को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिख रहे हैं तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। बस इतना सा मतलब है सीक्वेंस का। आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट वर्ड को समझेंगे, और नेक्स्ट वर्ड का नाम है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब होता है इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस आपके सामने अभी हमने आपको समझाया, तो सीक्वेंस में जो भी नंबर अलग अलग लिखे हुए तो उसको टर्म्स कहते हैं। तो इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न देन इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन, तो हम लोग उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब सीक्वेंस आपके सामने कोई भी रिजल्ट है, सीक्वेंस मतलब क्या था कि अगर आपके सामने कोई भी रिजल्ट किसी एक रूल को फॉलो करते हुए आपके सामने कोई भी नंबर किसी एक रूल को फॉलो करते हुए एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस था। तो वो जो अलग अलग नंबर थे जैसे 1 2 3 4 -15 -17 -19 इस तरीके से कुछ भी, तो वो जो आपके सामने अलग अलग रिजल्ट है, टर्म है, उसको हम टर्म कहते हैं। जो अलग अलग नंबर लिखे हैं उसको टर्म कहते हैं। तो इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न, मतलब जो भी आपके पास टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टर्म्स किसी एक डेफिनेट पैटर्न को, डेफिनेट मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं कुछ लिखा हो, कहीं कोई पैटर्न हो रहा हो, कहीं कोई पैटर्न हो रहा हो, पूरे के पूरे टर्म्स में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो ऐसी चीजों को डेफिनेट कहते हैं। तो आपके सामने जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर वो टर्म्स किसी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। एक बार और, आपके सामने जो भी रिजल्ट लिखा हुआ था वहां पे जो भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी टर्म्स जो होती हैं किसी ना किसी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। नहीं फॉलो करती तो प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। क्या आपको ये समझ है? जैसे आपके सामने यहाँ पर कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रिजल्ट लिखा हुआ है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर 1 इसकी एक टर्म है, 3 इसकी एक टर्म है, 5 इसकी एक टर्म है, 7 इसकी एक टर्म है, इस तरीके से। तो यहां पर ये जो भी टर्म लिखी हुई है वो किसी ना किसी एक डेफिनेट पैटर्न की फॉर्म में लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 के बाद 3 लिखा हुआ है, तो 3 कैसे आ सकता है? 3 क्या है? 3 जो है वो 1 से 2 बड़ा है। 3 के बाद 5 लिखा है, 5 क्या है? 5 3 से 2 बड़ा है। 5 के बाद 7 लिखा हुआ है, ये 7 क्या है? 7 5 से 2 बड़ा है। मतलब हर एक नंबर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो अपनी प्रीसीडिंग प्रीवियस वाली टर्म से 2 का इंक्रीजमेंट ले रहा है, मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 बड़ा है। जैसे 1 में +2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, एंड सो ऑन। वैसे यहां पे लिखा है 1000 900 800 700 इस तरीके से, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब ये 1000 के बाद यहाँ 900 लिखा है, फिर 900 के बाद यहाँ 800 लिखा है, फिर 800 के बाद 700 लिखा है, तो ये क्या है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी टर्म लिखी हुई है वो हर एक टर्म अपनी प्रीवियस वाले से 100 कम है। जैसे 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा, 900 में से 100 माइनस करोगे तो 800 आ जाएगा, 800 में से 100 माइनस करोगे तो 700 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? यहां पर ये माइनस के 100 वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न है? कि हर एक टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से 100 की डिक्रीजिंग ले रही है, डिक्रीजमेंट ले रही है। ये -15 -14 -13 एंड सो ऑन है। तो ये माइनस का 14 क्या है? इस -15 से 1 का इंक्रीजमेंट ले रहा है, 1 बड़ा है, +1 बड़ा है। -13 इस -14 से +1 बड़ा है, एंड सो ऑन। तो इस वाले रिजल्ट में जो भी नंबर है
वो अपने प्रीवियस वाले नंबर से 1 की इंक्रीजमेंट ले रहा है। जबकि 8 8 8 8 आपके सामने ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है। मतलब हर एक नंबर अपने प्रीवियस वाले नंबर से 0 की इंक्रीजमेंट ले रहा है, वो 0 बड़ा है। जैसे 8 में 0 8, 8 में 0 8, 8 में 0 8, इस तरीके से। क्या आपको ये समझ आया? तो ये जो भी आपके सामने सीक्वेंस लिखी हुई है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, ये किसी ना किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी हुई है, इसलिए ये सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसलिए इस सीक्वेंस का क्या नाम हो जाएगा? इस सीक्वेंस का नाम हो जाएगा अब प्रोग्रेशन। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली अब अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पर अब तक सिर्फ 2 डेफिनेशन को देखा है, सबसे पहले सीक्वेंस को और उसके बाद प्रोग्रेशन को। अब फाइनली हम लोग अपना जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि वो क्या होती है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। मतलब इस लाइन से हमें यह पता चला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। कुछ नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर्स को हम लोग लिस्ट बना बना के अलग अलग लिखेंगे। इन विच ईच टर्म, अब ये लिस्ट ऑफ नंबर किस तरीके से आपको मिलेगा तो उसके बारे में आगे जानकारी दी गई है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जहां पर आपके सामने ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर है, यहां पर ये सारी की सारी टर्म आपको कैसे मिलेगी? जब आप किसी ना किसी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करोगे हर एक प्रीसीडिंग टर्म में। मतलब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए आपको उससे पहले वाले नंबर में उस फिक्स्ड नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको उसका जो होगा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ये काम आपको एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो ये काम आपको फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म में करना है। मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या समझ आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। अब वो नंबर किस तरीके से आए हैं? वो नंबर आपके सामने इस तरीके से आए हैं कि जहां पर हर एक नंबर अपनी प्रीसीडिंग वाली टर्म में, प्रीसीडिंग मतलब उस नंबर से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर आप उसमें कोई ना कोई फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें, इससे पहले ये लिखा हुआ है, तो अगर आप इसमें कोई ना कोई फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। फिर वही फिक्स्ड नंबर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर वही फिक्स्ड नंबर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। ये काम फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब में करना है। मतलब सेकंड टर्म में करना है, थर्ड टर्म में करना है, फोर्थ टर्म में करना है, फिफ्थ में करना है, इस तरीके से फॉलो करते चले जाना है। मतलब कुछ ऐसा। देखिए यहां पर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, तो मैंने लेट करा मेरे पास फर्स्ट टर्म यहां पर ए होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है, कोई ना कोई नंबर तो होगा ही फर्स्ट टर्म, उसको मैंने नाम यहां पर ए दे दिया, स्मॉल ए। और वो जो फिक्स्ड नंबर है जो मुझे बार बार ऐड करना है, लेट से फिक्स्ड नंबर का नाम मैंने यहां पर डी दे दिया, फिक्स्ड नंबर का नाम मैंने यहां पर डी दे दिया। तो सेकंड नंबर कैसे मिलेगा? जब आप उससे प्रीसीडिंग फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे। मतलब जब ए में डी ऐड करोगे तो ए प्लस का डी आ जाएगा। जब ए प्लस डी में डी ऐड करोगे तो आपका थर्ड टर्म मिल जाएगा। जब थर्ड वाले में ए प्लस डी में डी ऐड करोगे तो आपका फोर्थ टर्म मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको करते चले जाना है। मतलब फर्स्ट टर्म तो आपकी ए है, वो तो हमेशा ए रहेगी। सेकंड टर्म आपकी आ जाएगी ए प्लस डी, और थर्ड टर्म हो जाएगी ए डी और डी, 2d, ए प्लस 2d। ऐसी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो जाएगी डी डी डी, मतलब ए प्लस 3d। और ऐसे ही फिर फोर्थ टर्म आ जाएगी ए प्लस 4d, और फिर एंड सॉन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी वो आ जाएगी ए प्लस 4d, और ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म ए को फिक्स रखा, सेकंड टर्म लाने के लिए आपने क्या करा, उस फिक्स्ड नंबर को ऐड करते चले गए। सेकंड में तो फर्स्ट में ऐड करा तो सेकंड आएगा, उसी फिक्स्ड नंबर को सेकंड में ऐड करा तो थर्ड टर्म आएगा, फिर थर्ड में ऐड करा तो फोर्थ आएगा, फिर फोर्थ में ऐड करा तो फिफ्थ आएगा। इस तरीके से फॉलो करना है। मतलब ए फिक्स, डी ऐड करा तो ए प्लस डी, फिर डी ऐड करा तो डी और डी, ए प्लस 2d,
फिर डी ऐड करा तो 2d और d 3d तो a प्लस 3d, फिर डी ऐड करा तो 3d और d 4d तो a प्लस 4d, फिर ऐसे a प्लस 5d, a प्लस 6d ये चलता चला जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? यहां पर एक खास बात देखिए, यहां पर अगर आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को पकड़ते हैं तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। मतलब ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस मतलब जब उसका आप डिफरेंस लेंगे, कैसे यहां पे समझिएगा। जैसे आपने a और a प्लस डी को पकड़ा, तो अगर आप इसकी जो ये वाली टर्म है a प्लस डी, उसमें से इस आगे वाली टर्म a को माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल, आपका d बचेगा। अगर आपने a प्लस डी और a प्लस 2d लिया, तो अगर आप a प्लस 2d में से माइनस करोगे a प्लस डी तो ये माइनस d हो जाएगा, a से a कैंसिल, 2d में से d गया तो d आ जाएगा। अगर आप a प्लस 3d और a प्लस 2d मतलब इन दोनों को लेंगे और अपने a प्लस 3d में से माइनस करेंगे इसको, मतलब माइनस का a और ये माइनस का 2d, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 2d गया तो आपका d आ जाएगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं आपके पास यहां पर इसमें जो भी टर्म्स लिखी हुई है उस टर्म का अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो आपके सामने सेम आ रहा है। यहां से यहां तक का डिफरेंस d है, यहां से यहां तक का डिफरेंस d है, यहां से यहां तक का डिफरेंस d है और इस तरीके से यहां से वहां का भी d होगा, फिर वहां से वहां का भी d होगा। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आती है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपके सामने यहां पर कोई भी सीक्वेंस लिखी हुई है तो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है, उस सीक्वेंस का क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। किसी भी दो टर्म के लिए, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। एक बार और, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अगर आप किसी भी दो टर्म को पकड़ लेंगे तो उसके जो बीच का डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होगा, अगर आप उसके अलावा किसी भी और दो टर्म को पकड़े। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब यहाँ पर इस सीरीज को ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरीके से ध्यान से देखिए आपके सामने ये सीरीज लिखी है। तो ये बात तो हमें क्लियर पता चल गई कि इसकी सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर a। मतलब सीक्वेंस के सबसे पहले नंबर पे जो भी लिखा होगा उसको मैं फर्स्ट टर्म कहूंगा और उस फर्स्ट टर्म को मैं a से रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूं, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस की बात करूं, तो कॉमन डिफरेंस है मेरा d। कॉमन डिफरेंस मतलब अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को पकड़ते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके सामने जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है, अगर उस सीक्वेंस में आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को पकड़ते हैं तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होगा अनदर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के कॉमन डिफरेंस के। मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस मिलेगा वही डिफरेंस यहां से यहां, वही डिफरेंस यहां से यहां, वही डिफरेंस यहां से यहां एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस का नाम दिया मैंने डी, और ये डी कैसे मिलेगा, जब आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इस तरीके से a प्लस डी माइनस का a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आपको d मिल जाएगा, जो मैंने यहां पर आपको समझाया। अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को रिड्यूस कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, आपके सामने उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद यहीं से आपका दो कंसेप्ट निकल कर आता है। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट होता है वो आता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और उसके बाद आता है यहाँ पर इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दोनों चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब समझते हैं कि फाइनाइट के पास जो उसकी लास्ट टर्म होती है, फाइनाइट के कहीं ना कहीं एंडिंग होती है, लेकिन इनफाइनाइट की एंडिंग कहीं पर भी नहीं होती। तो उसी तरीके से यहां पर हमारा फाइनाइट एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपके सामने जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं पर फिनिश हो रही है, लेकिन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके सामने सीक्वेंस लिखी हुई है वो कहीं पर भी फिनिश नहीं हो रही है। जैसे हम लोग बात करेंगे इवन नंबर की। अब आप लोग जानते हैं जो इवन नंबर होता है वो कौन कौन से होते हैं,
वो होते हैं आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब आपके सामने है तो ये भी एपी, क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 2 एंड सो ऑन। तो ये है तो एपी क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। लेकिन ये टर्म कहीं पर भी फिनिश नहीं हो रही, ये यहां पर डॉट 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 इन्फानाइट की तरफ चलती चली जा रही है, तो ये इन्फानाइट एपी है। जबकि फाइनाइट एपी का मतलब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, मैंने ये लिखा। अब है तो आपके सामने ये भी एपी, क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो डिफरेंस कितने का है? 1 का है। क्योंकि आप हर एक टर्म को कैसे फाइंड कर रहे हो? जब आप प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर रहे हो। 2 कैसे मिला? 1 में 1 ऐड कर दो। 3 कैसे मिला? 2 में 1 ऐड कर दो। 4 कैसे मिला? 3 में 1 ऐड कर दो एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं पे जाके फिनिश हो रहा है। इसका मतलब इसकी एंडिंग, इसकी लास्ट टर्म है, हमें इसकी लास्ट टर्म पता है, तो ये फाइनाइट एपी है। और जिसकी लास्ट टर्म नहीं पता होता वो इनफाइनाइट एपी है। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये एक एपी की टर्म लिखी हुई है, मतलब एपी की सीक्वेंस लिखी हुई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके यहां पर फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट का मतलब मैं देखो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, यहां लिख देता हूं। मेरे पास जो भी फर्स्ट टर्म होगी, मेरे पास जो भी फर्स्ट टर्म होगी, उस फर्स्ट टर्म को मैं a1 से रिप्रेजेंट करूंगा, a, और उसके नीचे की तरफ यहां पर 1। जो मेरे पास सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म, उसको मैं यहां पर a2 से रिप्रेजेंट करूंगा, a, और उसके यहां नीचे की तरफ 2। जो मेरे पास उसकी थर्ड टर्म होगी, उस थर्ड टर्म को मैं यहां पर a3 से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब a, और उसके यहां नीचे की तरफ 3। तो ध्यान से देखना, इस सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म a है, तो a1 आपके सामने a आ गया। इसकी सेकंड टर्म क्या है? ये a प्लस डी है, तो a2 आपके सामने a प्लस डी आ गया। इसकी थर्ड टर्म क्या है? a प्लस 2d है, तो a3 आपके सामने यहां पर a प्लस 2d आ गया। और इस तरीके से आपका ये रिजल्ट जो पैटर्न है वो चलता चला जाएगा। या फोर्थ टर्म की बात कर लेता हूं, एक और लिख लेता हूं लास्ट। तो आपके सामने इसकी फोर्थ टर्म क्या आएगी बताइए? तो फोर्थ का मतलब a, और उसके नीचे यहां 4, a4, और वो आपको मिल जाएगा ये वाला a प्लस 3d, वो आपके पास फोर्थ टर्म आ गया। तो बहुत ध्यान से समझना एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा a, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड टर्म को मैंने लिख दिया a प्लस डी। इस क्या d को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस 2 माइनस 1d, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 मिलेगा, और वही लिखा हुआ है 1d। थर्ड टर्म को लिखा हुआ है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3 माइनस 1d। फोर्थ टर्म लिखी हुई है a प्लस 3d, क्या a प्लस 3d को मैं लिख सकता हूं a प्लस 4 माइनस 1d एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर a लिखा है, इसके पास d नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता इसका मतलब d 0 के साथ होगा। और क्या 0 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 माइनस 1d, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर 1 में से 1 गया 0d, और 0d का मतलब सिर्फ a। तो ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो a प्लस 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं तो a प्लस 2 माइनस 1, थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो a प्लस 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो a प्लस 4 माइनस 1, फिफ्थ की बात करूंगा तो a प्लस 5 माइनस 1d, सिक्स्थ की बात करूंगा तो a प्लस 6 माइनस 1d। इसका मतलब अगर मैंने कोई भी जनरल टर्म nth ले ली, तो जैसे 2d के लिए a प्लस 2 माइनस 1d, और थर्ड के लिए a प्लस 3 माइनस 1d, फोर्थ के लिए a प्लस 4 माइनस 1d, इसलिए nth के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो अगर आप उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे,
nth का मतलब अगर आप उसका an फाइंड करेंगे, an का मतलब nth टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a3 का मतलब थर्ड टर्म, a4 का मतलब फोर्थ टर्म। तो अगर आप उसकी nth टर्म को फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी, मतलब आपको यहां पर एक कम करके लिखना होगा। फिफ्थ फाइंड करेंगे तो a प्लस फोर डी कैसे आया होगा, जब आपने 5 माइनस वन करा होगा। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो nth याद रखना, nth का मतलब क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। क्या आपको ये समझ आया? ओके। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, आपके सामने एपी यहाँ पर कुछ रिजल्ट दिए हैं, उसके लिए राइट द फर्स्ट टर्म, आपको यहाँ पर उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है क्या होगा। तो जैसे आपके सामने ये एक सीरीज है, इस सीरीज को ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म करने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसके यहाँ पे देख लो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो इसके फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई वो आपके सामने फर्स्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका a1 क्या आ गया, 3 आ गया। फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, आपके सामने जो भी एपी लिखा हुआ है, जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है, आप उसके देख लो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, वही उसकी फर्स्ट टर्म हो गई। जबकि कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका जो डिफरेंस है वो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए, हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सेम है या फिर नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, यहां 3 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस पीछे वाले 1 में से फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, मतलब यहां 1 में से माइनस कर दो इस वाले 3 को, तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2 आएगा। एक और चेक करते हैं क्या ये सबके लिए सेम है या नहीं है। यहां 1 है, यहां माइनस 1 है, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो फिर क्या करोगे, इस माइनस 1 में से माइनस कर दो इस वाले 1 को, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो क्या करोगे, माइनस 3 में से माइनस कर दो इस माइनस 1 को, माइनस 1 को, तो माइनस 3 सेम, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो माइनस 3 में 1 आपने करा तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के लिए -2 है, तो ये आपके सामने सेम है। सेम होने का मतलब यहां पर इसका कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो -2 आ गया, और इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म हो गया वो 3 हो गया। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने ये एक और यहाँ पर एपी की सीक्वेंस लिखी हुई है, इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, और इसमें भी हमें यहाँ पर इसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखिए, सीक्वेंस के फर्स्ट नंबर पे ये 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो ये वाला फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म का मतलब जो a1 होगा वो आपके सामने 1/3 हो जाएगा। भाई जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म का मतलब a1, क्योंकि फर्स्ट को हम लोग a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके कॉमन डिफरेंस cd की बात करेंगे तो वो d कैसे निकलेगा, जब आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे। जैसे d निकलता है जब आप a2 में से a1 माइनस कर दो। अब ये क्या है, इस a2 में से, क्योंकि देखो ना ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 एंड सो ऑन। तो d का मतलब क्या होता है कि जब आप a2 में से a1 माइनस कर दो तो d मिल जाएगा। वो सेम आना चाहिए जब आप a3 में से a2 माइनस कर दो, a3 माइनस a2। वो सेम आना चाहिए जब आप a4 में से a3 माइनस कर दो, a4 माइनस a3, और इस तरीके से आप करते चले जाओ। क्या ये आपको समझ आया? तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a1, a4 माइनस a3, इस तरीके से आप करते चले जाओ, मतलब हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते चले जाओ, जहां आप पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करके उसके रिजल्ट को फाइंड करोगे। तो यहां करते हैं, जैसे ये लिखा है 5/3 और यहां लिखा है माइनस का 1/3, तो 5/3 में से 1/3 गया तो 3 का 3, 5 में से 1 गया 4/3। इसके लिए चेक करते हैं, तो 9/3 5/3, 9/3 माइनस 5/3, 3 का 3 आएगा,
और 9 में से 5 गया तो 4/3। उसके बाद 9/3 और 13/3, तो 13/3 माइनस का 9/3, 3 का 3 आएगा, 13 में से 9 गया तो 4/3। मतलब हर एक टर्म के लिए जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। तो फाइनली कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 4/3 हो गया और जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 हो गई। क्या आपको ये समझ आया? ओके। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, बताइए इन दोनों में से कौन सी जो आपके सामने सीक्वेंस है वो एपी में है। एपी का मतलब उसकी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसका नाम है A1, ये सेकंड है तो A2, ये थर्ड है तो A3, ये फोर्थ है तो A4 एंड सो ऑन। तो D कैसे निकलता है? जो सीरीज होती है वो AP में कैसे होती है? जब आपके सामने कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब A2 माइनस A1 सेम होना चाहिए जब आप A3 में से A2 माइनस करो, वो सेम होना चाहिए जब आप A4 में से A3 माइनस करो, और इस तरीके से आपको यहां पर रिजल्ट को फाइंड करना होगा। तो ये लिखा है यहां पर माइनस का 6, तो अगर आप इस -6 में से माइनस करोगे ये -10, तो आपका आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, और 10 में से 6 गया तो 4। अगर आप माइनस के 2 में से माइनस के 6 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया 4। अगर आप 2 में से -2 को माइनस करोगे तो 2 माइनस -2, मतलब यहां से ये माइनस, यहां से ये माइनस, यहां से ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस 4, यहां से यहां तक का डिफरेंस 4, यहां से यहां तक का डिफरेंस भी 4। आपके सामने जितनी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म लिखी हुई है यहां पर इस सीरीज में, एंड ऑन आगे भी काम यही चलेगा, वहां पर सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ये सीक्वेंस एपी में है। लेकिन इसकी बात करते हैं, 1 की पावर 3 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 7 स्क्वायर मतलब 49 एंड सो ऑन। तो ना अगर आप इसकी डिफरेंस को चेक करेंगे तो ये 9 में से 1 को रिड्यूस करोगे, तो क्योंकि स्पेस नहीं है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि 9 में से 1 रिड्यूस होगा तो आपको 8 मिलेगा, 25 में से 9 रिड्यूस होगा तो 16 मिलेगा, और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पर आपको पता चल गया यहां से यहां तक का डिफरेंस 8 है, लेकिन यहां से यहां तक का डिफरेंस 16 आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब दिस सीक्वेंस is not in AP, but this sequence is in AP because the common difference of this sequence is plus का 4 and the common difference in this sequence is not same for every consecutive term, so this sequence is not in the AP। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x 2x प्लस p और 3x प्लस p आर इन AP। मतलब यहां पर x 2x प्लस p और 3x प्लस p क्या हो जाएंगे? अगर AP में हो जाएंगे तो बताइए यहां पर p की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको इतना पता है कि कोई भी टर्म कोई भी जो सीक्वेंस होती है वो AP में कब होती है? जब उसका कॉमन डिफरेंस वहां पे सेम होता है। तो अगर यहां पर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहां पर A1 का काम ये वाला x कर रहा है, A2 का काम ये वाला 2x प्लस p कर रहा है, और A3 का काम ये वाला 3x प्लस p कर रहा है। तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस यहां पे सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपके सामने इसका क्या मतलब है? AP में था तो कॉमन डिफरेंस सेम, और उसका मतलब कि यहां से यहां तक का डिफरेंस जो A2 माइनस A1 होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो सेम होगा जब आप A3 में से A2 को रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपके सामने कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब जब आप A2 में से A1 को रिड्यूस करोगे तो वो सेम आएगा जब आप A3 में से A2 को रिड्यूस करोगे। तो ध्यान से देखिए, अब A2 क्या है? ये 2x प्लस p माइनस A1 क्या है? ये x इज इक्वल टू A3 क्या है? ये 3x प्लस p माइनस
a2 क्या है 2x प्लस p, तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो -2x और -p। अब ये p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, p सेम टू सेम, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 0 के। इसका मतलब अगर आपके सामने p इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये जो भी यहां पर 3 टर्म लिखी हुई है ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगी, AP में बन जाएंगी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।